जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम लोग बात करने वाले हैं सहायक आचार्य 1 to 5 का ये टेस्ट नंबर 2 होगा, यानी ये दूसरा टेस्ट है। यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये मोटा मोटी पूरे टॉपिक को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। जितने भी टॉपिक आपके हैं लगभग हर टॉपिक से सवाल यहाँ पे ऐड किया गया है। हर टॉपिक नहीं कह सकते, लेकिन जितना आपको किताब वगैरह पढ़ना है वो सारे किताबों से प्रश्न ही ऐड किया गया है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं और पहले टेस्ट को अगर आपने देखा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होंगे। शुरुआत करते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है कि सही उत्तर छांटा। यहाँ पे सही उत्तर छांटने के लिए आपको दे रखा है, एक एक करके हम पहले पढ़ते हैं। पहला दे रखा है ऑप्शन में कि चासा कहानी शांति भारत लिखल हत। चासा कहानी जो वो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बोलेंगे नहीं, ये गलत है, क्योंकि चासा कहानी जो लिखा गया है वो बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है। बोलेंगे ये तो गलत है। चासा कविता बंसीलाल बंसी लिखलत। अब देखिए ये चासा कविता जो है ये शांति भारत लिखे, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो वो क्या है वो गलत है। इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुइयो गलत है ना। यहाँ पे सही उत्तर छांटने के लिए दे रखा है, तो इसलिए इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है शेख भिखारी के जीवनी लिख लेहत। शेख भिखारी की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो बता दें कि जब आप खोटा गद्यपद्य संग्रह पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दो जीवनी पढ़ने के लिए दे रखा है। एक आपका जो जीवनी पढ़ने के लिए दे रखा है वो है बड़का बुजुर्ग बिरसा, जो कि बिरसा मुंडा जी की जीवनी है, जिसको ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा जीवनी है शेख भिखारी जी की जीवनी, और इस जीवनी को लिखा है पारसनाथ महतो ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए.के. झा जी के द्वारा किसकी जीवनी लिखी गई है? तो हम पहले बता दिए, बिरसा मुंडा जी की जीवनी, बड़का बुजुर्ग बिरसा, है ना, इसकी जीवनी जो वो लिखा है इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि मांझो कहनिक लेतारे सही उत्तर नाय है, यानी मांझो कहानी से संबंधित कौन सा सही उत्तर नहीं दे रखा है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ई कहानी भुवनेश्वर साहू लिखलत। बोलेंगे हाँ, भुवनेश्वर साहू के द्वारा ही लिखा गया है मांझो कहानी, जो कि मांझो कहानी किस पुस्तक में छपा हुआ है? तो खोटा गद्यपद्य संग्रह में छपी हुई ये पहली कहानी है। एकर मुख्य पात्र मांझो और विनोद हक है। इसके मुख्य पात्र जो वो मांझो और विनोद हैं, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो दो ऑप्शन तो सही दे रखा है। विनोद के बापे का नाम गुजर महतो हल है। बोलेंगे नहीं, ये गलत है, क्योंकि गुजर महतो नहीं, विनोद के पिता का नाम गणपतिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। गणपतिया पिता का नाम था, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके पिता का नाम गणपतिया था। क्लियर हो गया? मांझो और विनोद पहिल धाम रजरप्पा यात्रा में भेंटाहत। तो मांझो और विनोद की पहली मुलाकात जो होती है वो रजरप्पा मेले में होती है। यात्रा का मतलब मेला होता है, तो पहली बार इनका जो मिलन होता है, पहली बार ये एक दूसरे से जो मिलते हैं वो रजरप्पा मेले में मिलते हैं। तो बोलेंगे ये तीनों तो स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी जो वो गलत दे रखा है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मांझो कहानी से संबंधित कौन सा सही उत्तर नहीं है? तो कौन सा उत्तर सही नहीं है? सी ऑप्शन उत्तर जो वो सही नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है खोटा निबंध किताबें कौन निबंध नाय छपल है? खोटा निबंध पुस्तक में कौन सा निबंध नहीं छपा हुआ है? तो बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, ये तो छपा हुआ है। खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी, यह भी है, छपा हुआ है। खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, अगर इस लेख की बात करें तो इस लेख को लिखा है शिवनाथ प्रमाणिक ने, और यह लेख जो छपा हुआ है वो खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में छपा हुआ है, और इसको लिखा है शिवनाथ प्रमाणिक ने। क्लियर हो गया? तो हो सकता है कि सवाल इस तरह से आपसे पूछ लिया जाए। हामिन के संस्कृति अर्तकर ओपरे संकट, ये तीनों निबंध जो वो खोटा निबंध पुस्तक में छपा हुआ है, जिसको लिखा है डॉक्टर बी.एन. ओहदार सर ने, है ना। तो बी.एन. ओहदार जी के द्वारा इन तीनों निबंध को जो वो लिखा गया है। जबकि खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा बात करें तो यह एक लेख है, और इस लेख को लिखा है शिवनाथ प्रमाणिक ने,
है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एकर में कौन एगो फिंगाठी भाव के निबंध नाय लागे। अब ऐसा सवाल जो वो कई बार सवाल में पूछा जाता है कि इनमें से कौन से निबंध जो वो फिंगाठी भाव का है, विचार प्रधान है। इस प्रकार के सवाल आपसे जो वो परीक्षा में पूछ लेता है। तो बता दे कि सोबटाय चल है, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा और बैज का बगरा काम कम, ये तीनों निबंध जो है, ये तीनों निबंध जो छपा हुआ है ये फिंगाठी भाव का निबंध है। जबकि अगर बात करें सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, हो सकता है कि ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता कौन रकमेक निबंध लागे या कौन भाविक निबंध लागे। तो यह एक वैचारिक निबंध है ना। यह एक विचार प्रधान निबंध है, या तो फिर वैचारिक निबंध कह सकते हैं, है ना। इसे वैचारिक निबंध कह सकते हैं या विचार प्रधान निबंध कह सकते हैं, जो कि है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता जो वो फिंगाठी भाव का नहीं, यह एक वैचारिक निबंध है। फिंगाठी मतलब व्यंग्य भाव, किसी के ऊपर में व्यंग्य किया गया है तो उसको कहा जाता है फिंगाठी भाव के निबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरेस्ताएं योगदान कौन रकमेक निबंध लागे। अब यहाँ पे सवाल है कि खोटा साहित्यिक सामाजिक सैर सरेस्ताएं योगदान, और इस निबंध को जो लिखा है वो किसके द्वारा लिखा गया है और किस भाव का निबंध है ये। अब देखिए यहाँ पे दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला यह सवाल बन सकता है कि यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे यह निबंध जो लिखा गया है वो बीएन औदार के द्वारा लिखा गया है ना। यहाँ पे लिखा किसके द्वारा गया है तो बीएन औदार बोलेंगे। और फिर एक सवाल और बन सकता है, एक सवाल और क्या बनेगा कि प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरेस्ताएं योगदान ये निबंध कौन किताबें छपल है। तो याद रखिएगा यह खोटा निबंध पुस्तक में छपा हुआ है। किस पुस्तक में छपा हुआ है? खोटा निबंध पुस्तक में छपा हुआ है। क्लियर हो गया, खोटा निबंध पुस्तक में छपा हुआ है। तीसरा सवाल यह बन सकता है कि यह किस भाव का निबंध है, किस प्रकार का निबंध है। तो बता दें कि यह एक समीक्षात्मक निबंध है। कैसा निबंध है? यह एक समीक्षात्मक निबंध है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि डाह नाटक एक भूमिका लिखल है। डाह नाटक की भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है। अब देखिए डाह नाटक के लेखक से सवाल पूछा जा सकता है कि डाह नाटक के लेखक कौन है। तो बता दें कि डाह नाटक को सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? सुकुमार जी के द्वारा इस नाटक को लिखा गया है। इसका प्रकाशन अगर बात करें तो 1992 में, है ना, 2010 में और 2019 में 3 बार इसका प्रकाशन हो चुका है। तो प्रकाशन वर्ष भी आपसे पूछ सकता है। कुंती देवी भेंड्रा बोकारो इस पुस्तक का पहला प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है। इसमें कुल अंकों की संख्या 3 अंक है और दृश्यों की संख्या की अगर बात करें तो कुल इसमें से 11 दृश्य हैं। बाकी के पात्रों की संख्या भी आजकल एग्जामिनेशन में जो वो पात्र से सवाल भी पूछ लेता है कि इसमें से कुल कितने पात्र हैं। तो यहां से भी सवाल जो वो पूछा जा रहा है आजकल एग्जामिनेशन में। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना होगा कि कुल कितने पात्र हैं, कुल कितने पुरुष पात्र हैं, कुल कितने महिला पात्र हैं। ये सभी चीजें आपको याद रखनी होंगी। यहां से सवाल जो वो पूछ रहा है, चाहे वो पुरुष पात्र की बात करे या तो फिर महिला पात्र की चर्चा करे, तो यहां से सभी चीजें जो वो पूछ रहे हैं। तो ऐसे तो पिछला बार जब अबर ही एग्जामिनेशन हुआ था, शायद आपका नगर पालिका का जो एग्जाम हुआ था, वहां पे यह सवाल जो वो पूछा गया था, है ना। नगर पालिका की परीक्षा में यह सवाल जो वो पूछा भी गया था। ठीक उसी प्रकार से और भी कई एग्जामिनेशन में यहां से सवाल पूछा जाता है। जैसे कि नगर पालिका में एक नाटक पढ़ना है चाबी काठी, चाबी काठी। तो वहां पे इस तरह से सवाल पूछा था कि चाबी काठी नाटक के कई गो पात्र आयल है या कई गो पात्र के चर्चा आयल है, चर्चा करल गेल है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि चाबी काठी नाटक के जगह पे आपको डाह नाटक पढ़ने के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे भी जितने भी पात्रों की चर्चा की गई है वो सभी पात्र के नाम आपको याद होने चाहिए और पात्रों की संख्या भी आपको याद होना चाहिए। हम थ्योरी क्लासेस में पहले ये सब चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसकी भूमिका जो लिखा गया वो शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं।
डाह नाटके के लेतारे सही उत्तर छाटा। डाह नाटक से संबंधित सही उत्तर आपको छाटने के लिए दे रखा है। रचना विराट के बहुरिया रहो है, बोलेंगे नहीं। रचना जो वो किसकी पत्नी रहती है, विवेक की पत्नी रहती है। भावना विवेक के बहुरिया रहो है, बोलेंगे नहीं, यह भी गलत है, क्योंकि भावना जो वो विराट की पत्नी रहती है। तो दोनों में से दोनों क्या है, गलत है। तो यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको सही उत्तर छांटने के लिए दे रखा है। तो सही दोनों में से कोई भी नहीं है, तो इसलिए दोनों का दोनों गलत ऑप्शन है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, डाह नाटक के लिखवैया के जन्म बच्छर बतावा। डाह नाटक के लेखक का जन्म वर्ष आपसे जो वो पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाह नाटक के लिखवैया हैं कौन। तो डाह नाटक को लिखा है सुकुमार ने, और सुकुमार जी का जन्म कब होता है, तो 2 नवंबर 1956 ईस्वी को भेंड्रा बोकारो में जन्म होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हेराइल हाँसी कहानी कौन पात्र के नाम आयल है, नाम नाय आयल है ना, किस पात्र की चर्चा नहीं की गई है। देखिए ध्यान से आपको पहले तो क्वेश्चन पढ़ना होगा, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा हमेशा। हो सकता है कि कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाता है ऐसा, इसलिए हम बार बार आपसे भी कहते हैं कि हो सकता है कि यह गलती आपसे भी हो सकती है, क्योंकि हम इतना प्रैक्टिस करने के बावजूद अगर हमसे गलती हो सकता है तो आपसे भी गलती हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं गलती हो सकता है। तो इसीलिए इन चीजों को आपको समझना होगा कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि हेराइल हाँसी कहानी कौन पात्र के नाम नाय आयल है, यानी किस पात्र की चर्चा नहीं की गई है। अब यहाँ पे चलिए, अब हम लोग आते हैं सवालों पे। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, विमल बाबू, बोलेंगे हाँ इसकी चर्चा तो की गई है। नियोती, बोलेंगे हाँ इसकी भी चर्चा की गई है। बिरजू, बोलेंगे नहीं बिरजू की चर्चा तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रामू नामक पात्र की चर्चा की गई है ना, रामू और गौरी, तो ये सभी पात्र की चर्चा की गई है। तो बिरजू तो यहाँ पे कोई पात्र की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हेराइल हाँसी ये किस पुस्तक में छपा हुआ कहानी है। हो सकता है कि सवाल में अगर पूछ लिया जाए कि हेराइल हाँसी कहानी कौन किताबें छपल है, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। तो ऐसे सवालों को आपको कैसे करना होगा, ध्यान रखिएगा, इन कहानियों के आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये किस पुस्तक में छपा हुआ कहानी है। तो यह जो वो फरीश डहर पुस्तक में छपी हुई कहानी है, और फरीश डहर पुस्तक को लिखा किसने है, तो फरीश डहर पुस्तक को लिखा है पंचम महतो ने, है ना। हो सकता है कि यहां से सवाल में पूछ लिया जाए कि फरीश डहर कहानी के लेखवैया के नाम बतावा, या किताब कहकर लिखल लागे, तो पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। 2001 में इसका पहला प्रकाशन होता है, 2021 में दूसरा प्रकाशन हुआ है। बाली डी खोटा कमेटी के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है। इसमें से कुल 13 कहानियों की संख्या कुल 13 है। पहली कहानी हेराइल हाँसी है और 13वीं कहानी दुखा है। कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि एकर में कौन कहानी फरीश डहर किताबें नाय छपल है, इस प्रकार के सवाल भी बन सकते। तो केवल ऐसे नहीं आप पढ़ें कि केवल आप इन चीजों को याद कर लिए हो गया, ऐसे नहीं आप पढ़ें, हर तरह से आप सोच करके देखिए कि कैसे कैसे सवाल जो वो बनाया जा सकता है। उन सभी तरह से आप चीजों को अच्छे से तैयार करके रख लें। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है, दीदी जी कहानी के मुख्य पात्र के नाम बतवा। दीदी जी कहानी के मुख्य पात्र आपको पूछा जा रहा है। तो पहले तो आपको याद रखना है, दीदी जी यह एक कहानी है, और इस कहानी को लिखा किसने है, तो इस कहानी को लिखा है पंचम महतो ने। किसने लिखा है, पंचम महतो ने। अब बोलेंगे पंचम महतो, यानी यह कहानी जो छपा हुआ है वो फरीश डहर पुस्तक में छपा हुआ है। किसमें, फरीश डहर में, ठीक है। फरीश डहर पुस्तक में छपी हुई ये कहानी है दीदी जी। हेराइल हाँसी, उदासी, बेड़ाइल छुआ, कर्मा, दीदी जी, रकतबारी, डायन, चटिया, मानान, इस तरह से जो भी है ना, ये सभी कहानियों को जो वो इसमें से पढ़ने के लिए दे रखा है। तो याद रखिएगा, दीदी जी भी कहानी जो है वो फरीश डहर पुस्तक में छपा हुआ है, जिसको पंचम महतो ने लिखा है, और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उसका नाम है फूलमणि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है, चरकू कौन कहानी के पात्र है। चरकू किस कहानी का पात्र है।
तो याद रखिएगा इस कहानी के किस कहानी के पात्र है, तो रकतबारी। रकतबारी कहानी के मुख्य पात्र है ना। एक एक करके जितने भी कहानी है सभी कहानी के मुख्य पात्र आपको याद होने चाहिए। यहां से सवाल जो वो कई बार पूछा जाता है और यहां से ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा डीपली सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना तक तो आपको याद रखना ही होगा कि कम से कम कहानी के पात्रों के नाम तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल तो पूछा जाता है। चरकू जो है वो किस कहानी के पात्र हैं, रकतबारी के। अब यहां पे एक कहानी आपको दिख रहा है डायन। डायन कहानी की अगर बात करें तो यहां पे ऐसे तो कई सारे पात्रों की चर्चा की गई है। शुक्रा है, बैजू है, शुक्रा के बहुरिया है और बुधनी है ना। यहाँ पे कुछ पात्र के नाम आए हैं। ठीक उसी प्रकार से चटिया की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे रामचरण और सीबू नामक पात्रों की चर्चा की गई है। इसके अलावे अब यहाँ पे एक आपको लास्ट में दिख रहा है मनेक बेथा। मनेक बेथा, यहाँ पे हरी झरी और उस हरी झरी के नामक पात्र की चर्चा जो वो की गई है ना, हरी झरी। ठीक है, तो यहां से हो सकता है कि इस प्रकार के सवाल जो वो आपसे जो वो पूछे जा सकते हैं कि कौन से पात्र किस कहानी में आया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से सुगिया और दुखू किस कहानी के पात्र हैं, तो मनान कहानी के पात्र हैं। भूत कहानी में कौन पात्र एक बखान करल गेल है या कौन पात्र एक चर्चा आयल है, उर्मिला और माखन। तो इस प्रकार के नाम आपको कम से कम पात्रों के बारे में याद होने चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एकर में कौन सही मिलान नाय है, यानी इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं दे रखा है। आइए एक एक करके हम सभी सवालों पे हम लोग नजर डालते हैं। हमने सब एक, यह क्या है, यह एक कविता है और इस कविता को लिखा है श्रीनिवास पानुडी जी ने। यह कविता किस पुस्तक में छपा हुआ है, तो एक पथिया डोंगल महुआ की एक कविता है। आगू करब आपन देश, यह एक कविता है और इस कविता को लिखा है सुकुमार ने। किसके द्वारा लिखा गया है, सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया। तो बी ऑप्शन जो वो सही मिलान नहीं है। आज एकाएक खोठा ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे ये बिल्कुल सही है। देशक जुबान ये विनोद कुमार के द्वारा लिखी गई कविता है। तो बाकी के सारे ऑप्शन तो सही हैं। ऑप्शन बी में जो वो गलत दे रखा है, क्योंकि आगू करब आपन देश ये सुकुमार के द्वारा लिखी गई कविता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एक पथिया डोंगल महुआ में पथिया कर माने बतवा। तो यहाँ पे पथिया का अर्थ क्या है, तो पथिया का अर्थ है यहाँ पे छोटी टोकरी। तो यहाँ पे अगर छोटी टोकरी नहीं हो तो कम से कम केवल टोकरी हो तो आप टोकरी आंसर कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे इस जो टॉपिक का नाम जो दे रखा है, पुस्तक का नाम जो दे रखा है एक पथिया डोंगल महुआ, आखिर में इसका तात्पर्य क्या है, एक पथिया डोंगल महुआ कहने का तात्पर्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे दरअसल क्या है कि एक पुस्तक है और एक पुस्तक में क्या हुआ है कि कई सारे कविताओं को एक जगह जो वो संकलित किया गया है। तो हर कविता जो वो, प्रत्येक कविता जो वो अलग अलग कवि के द्वारा लिखा गया है। तो अलग अलग कवियों के कविताओं को चुन चुन करके एक किताब में संकलित करने का, संग्रहित करने का, या तो फिर जोहड़वैया यानी जोहड़ने का, एक जगह जमा करने का जो प्रयास किया गया है, यह संतोष कुमार महतो के द्वारा किया गया है। इसीलिए इस पुस्तक का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है एक पथिया डोंगल महुआ। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक टोकरी में, है ना, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक टोकरी में इधर उधर से चुन चुन करके जो वो महुआ पूरा चुन चुन करके लाते हैं और उसमें जो वो भरते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक पुस्तक में जो वो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा अलग अलग कविताओं को चुन चुन करके एक किताबों में संग्रहित करने का, है ना, या संकलित करने का प्रयास जो वो किया है संतोष कुमार महतो जी ने। क्लियर हो गया। यहां से सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं। दूसरा सवाल बन सकता है, एक का आंसर तो हो गया छोट टोकरी, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या बन सकता है, एक पथिया डोंगल महुआ किताबें संकलन करता या जोहड़वैया के लागथीन, तो संतोष कुमार महतो हो जाएगा। इसका पहला प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है 1990 इसका पहला प्रकाशन है। दूसरा प्रकाशन वर्ष 2005 है। और सवाल क्या बन सकता है, इसका प्रकाशक पूछा जा सकता है रामधन प्रकाशन। इसकी भूमिका लेखक कौन है, तो डॉक्टर दयानंद बटोही। यह सवाल बन सकता है, डॉक्टर दयानंद बटोही के द्वारा इसकी भूमिका जो वो लिखी गई है, यह सवाल बन सकता है। इसके अलावे और क्या सवाल बन सकता है, दो टुक बात लिखवैया कौन है, संतोष कुमार महतो है।
इस पूरे पुस्तक को किसके प्रति समर्पित किया गया है? तो अपने दादाजी जो है रामधन महतो, उन्हीं को समर्पित किया है इन्होंने। तो ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। इस कविता संग्रह की पहली कविता कौन सी है? तो बोलेंगे पहली कविता हामनी सब एक है, जो कि पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरी कविता कौन है? आगू करब आपन देश। आखिरी कविता कौन है? तो आखिरी कविता अगर बात करें तो यह है बरेकदर। इसमें से कुल 47 कविता है। यह भी सवाल बन सकता है कि एक पथिया डोंगल में हुआ किताबें कुल कई गो कविता छपल है? तो कुल 47 कविताएं जो वो छपी हुई है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कोयला चोर केकर लिखल कविता लागे। अब देखिए इस प्रकार के सवाल आपसे जो वो पूछे जा सकते हैं। अंदर जाएगा और कोई एक कविता का नाम उठा करके डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि इस कविता को किसके द्वारा लिखा गया है। तो हो सकता है कि इस तरह से सवालों में आप फंस सकते हैं। तो याद रखिएगा इस कविता को सचिन कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। अब यहां पे आपको कुछ नाम दिख रहा है। गतीला राजहंस, गतीला राजहंस इनके द्वारा कविता एक लिखा गया है झारेक माटी, है ना। एक कविता है झारेक माटी और एक है पांक। पांक मतलब होता है कीचड़ और एक है झारेक माटी। ये दो कविताओं को लिखा गया है गतीला राजहंस के द्वारा। संतोष कुमार महतो जी के द्वारा तो कई सारी कविताएं इनमें से छपी हुई है। कुल इसमें से अगर बात करें तो 5 कविताएं छपी हुई है। एक तो है रूसल भोला, एक रूसल भोला, एक है जनकपुर एक नेवता, फिर एक है सहानुभूति से बड़ो संपत्ति। इसके अलावे आपका 2 और कविताएं थे। एक है आपन घर ही आपन नाय, एक आपन घर ही आपन नाय और एक है एखन बांची रहा भेलोदाय। ये 5 कविता जो वो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक नाम और आपको दिख रहा होगा सेवालाल महतो। सेवालाल महतो के द्वारा एक कविता लिखा गया है आर नाय पूछा हमर हाल, कि अब आर नाय पूछा हमर हाल कैसन हो से, एकदम हाल बहुत बुरा हाल हो, है ना। तो यहाँ पे सेवालाल महतो जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। तो हो सकता है कि इन चीजों को आपको याद रखने हैं। हालांकि सभी कविताओं को याद रख पाना थोड़ा सा बहुत ये कठिन टास्क होगा, लेकिन अब आपके पास में समय मिला हुआ है, अब आपके पास में समय है, तो आप चाहेंगे तो इन चीजों को आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो इसे आप बार बार कम से कम सिलेबस को आप देखते रहिएगा। बोनेक डाक केकर लिखल कविता लागे। बोनेक डाक, बोनेक डाक जो कविता है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो बता दें कि बोनेक डाक जो कविता है, पहले तो आपको यह सवाल याद रखना कि किस पुस्तक में छपा हुआ है। तो किस पुस्तक में छपा हुआ है? सौंध माटी पुस्तक में छपा हुआ है। किस पुस्तक में? सौंध माटी पुस्तक में छपा हुआ है। सौंध माटी किसके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। तो विनोद कुमार जी के द्वारा इस कविता को जो वो लिखा गया है बोनेक डाक, है ना। जंगल, जंगल की आवाज, डाक मतलब क्या होता है? आवाज देना, है ना, बुलाहट, बुलाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विनोद कुमार के द्वारा। अगर बात करें सौंध माटी में, तो सौंध माटी में कुल 31 कविताएं छपी हुई है और 10 कहानी भी है। लेकिन कहानी आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको पद्य वाला भाग पढ़ना है। कुछ लोग क्या है कि कहानी भी पढ़ने के लिए बैठ गए। ज्यादा आप ये चीज कर सकते हैं कि कहानी के नाम आप याद रख लीजिए। हो सकता है कि सवाल में पूछ लिया जाए, कहानी के नाम पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ने के लिए बैठिएगा। इसके अलावा और क्या बन सकता है सवाल? यहां से हो सकता है कि पुस्तक से संबंधित सवाल बन सकते हैं। किसका प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशक संस्था कौन सी है? तो इसका पहला प्रकाशन जो हुआ था 1990 में और दूसरा प्रकाशन 2017 में। जनजातीय भाषा अकादमी झारखंड सरकार या रांची कह सकते हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशक संस्था के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एकर में कौन कविता सौंध माटी किताबें छपल है? यानी इनमें से कौन सी कविता सौंध माटी पुस्तक में छपा हुआ है? अब देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग और भी दूसरे तरह से भी सोचना पड़ेगा। हमेशा एक जैसा नहीं सोच सकते आप, कई बार थोड़ा सा अलग भी आपको सोचना होगा। यहां पे सवाल पूछ रहा है आपसे कि कौन सी कविता सौंध माटी पुस्तक में छपा हुआ है? जोहार छपा हुआ है? बोलेंगे नहीं, ये तो तातल और हेमाल पुस्तक में छपा हुआ है। दूसरा कविता का नाम दे रखा है बामा हाथ, बोलेंगे ये छपा हुआ है? बोलेंगे नहीं, यह भी जो वो तातल और हेमाल पुस्तक में छपा हुआ है, बामा हाथ भी नहीं है। और अगले जो कविता है उसका नाम है सूरज और रोटी, यह भी कविता जो वो तातल और हेमाल पुस्तक में छपा हुआ है। तो तीनों के तीनों कोई भी कविता जो वो सौंध माटी पुस्तक में नहीं छपा हुआ है, ये तीनों कविता
तातल और हेमाल पुस्तक में छपा हुआ है। तातल और हेमाल, और तातल और हेमाल इस पुस्तक को लिखा किसने है? शिवनाथ प्रामाणिक ने लिखा है। तो याद रखिएगा, इनमें से कोई भी कविता जो वो सोंध माटी पुस्तक में नहीं छपा हुआ है। तीनों के तीनों कविता जो वो तातल और हेमाल पुस्तक में छपा हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पे हम केवल एक ही पुस्तक का कविता दे दिए। हो सकता है कि कुछ कविता ऐसा रहेगा जो कि एक पथिया डोंगल महुआ का रहेगा, कुछ कविता जो वो सोंध माटी का रहेगा, कुछ कविता तातल और हेमाल का रहेगा। हो सकता है कि कुछ खंड आपको दे दे डिंडाक डोमानी का, या कोई कहानी का नाम दे दे। तो ऐसे में आपको सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं कि कौन सी कविता है, कौन सी कविता नहीं छपी हुई है, कौन सी कविता किस पुस्तक में छपी हुई है। ऐसे सवाल जो वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आते हैं, सोंध माटी किताबें छपल पहिल कविता लागे। सोंध माटी पुस्तक में छपी हुई पहली कविता कौन सी है? यह सवाल पूछा जा सकता है। तो आजादी के रस्का इस कविता संग्रह की पहली कविता है। जोहार की अगर बात करें तो यह तातल और हेमाल पुस्तक में छपी हुई पहली कविता है। तातल और हेमाल पुस्तक की पहली कविता अगर पूछा जाए तो वो है जोहार। ठीक है। पेपर बेचवा की अगर बात करें तो पेपर बेचवा जो वो सोंध माटी पुस्तक की आखिरी कविता है ना, इस कविता संग्रह की आखिरी कविता है, यानी इस पुस्तक की आखिरी कविता है। और हामनी सब एक की अगर बात करें तो यह जो वो एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक की पहली कविता है। एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक की पहली कविता है, ये भी आपको याद रखनी है। तो यहां से ऐसे सवाल भी बन सकते हैं कि इस पुस्तक की पहली कविता कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि डिंडाक डोमानी काव्य में कौन पात्र नाय आयल है? डिंडाक डोमानी काव्य में किस पात्र की चर्चा नहीं की गई है? तो महुआ नामक पात्र की चर्चा की गई है, बोलेंगे हाँ। सुगिया पात्र की चर्चा की गई है। रेशमी पात्र की चर्चा यहाँ पे नहीं की गई है, तो रेशमी तो नहीं होगा, जगन होगा। बाकी के एक और पात्र का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, कर्मा, है ना। एक और पात्र का नाम याद रखना है, कर्मा। ये चार प्रमुख पात्र के बारे में आपको याद रखने हैं, महुआ, सुगिया, कर्मा और जगन। ये चार पात्रों के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। रेशमी नामक पात्र की चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पात्र की चर्चा नहीं की गई है, या कौन सा पात्र नहीं आया हुआ है डिंडाक डोमानी काव्य में। तो यहाँ पे रेशमी पात्र की चर्चा नहीं की गई है। अगले सवाल पे आते हैं। डिंडाक डोमानी काव्य को लिखा किसने है? बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले सवाल पे अब हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, डिंडाक डोमानी काव्य में महुआ केकर से विवाह करल है? महुआ जो वो किससे विवाह करती है? कर्मा से, जगन से, शुक्रा से या केकरो से ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी किसी से भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दो चीज याद रखिएगा, सुगिया जो है ना, सुगिया नामक पात्र की चर्चा जो की गई है ना, हो सकता है कि यहां से सवाल में आपसे पूछा जाए। सुगिया नामक पात्र की जो चर्चा की गई है उसका विवाह जो होता है वो कर्मा से होता है ना। लेकिन महुआ का विवाह जो वो किसी से भी नहीं होता है, और वो मर जाती है क्योंकि उसे मारा जाता है ना, उसे मार दिया जाता है। उनके लोग जो जमींदार और जो कह सकते हैं कि दलाल लोग होते हैं, जो बड़े बड़े अत्याचारी शोषक वर्ग के लोग होते हैं, उनके द्वारा जो वो इसे मार दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी महुआ जो वो किसी से भी विवाह नहीं करती है। और महुआ जो वो कह सकते हैं कि कर्मा को अपना भाई मानती है ना, कर्मा को अपना भाई मानती है। तो कर्मा और महुआ जो वो मुंहबोली भाई बहन रहते हैं। हालांकि अपने भाई बहन नहीं होते हैं, मुंहबोली भाई बहन होते हैं। क्लियर हो गया। जबकि सुगिया कौन होती है? तो वो कह सकते हैं कि यहां से भी सवाल हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो वो पहले तो शादी होता है, लेकिन बाद में वो क्या होती है? विधवा हो जाती है ना। और विधवा होने के बाद में ये कर्मा से जो वो विवाह कर लेती है। तो पूरी कहानी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होंगे। चलिए, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आते हैं। एकर में कौन कविता शिवनाथ प्रामाणिक जी नाय लिखल है? इनमें से कौन सी कविता जो वो शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा नहीं लिखा गया है? अब देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ कविताओं के बारे में आपको याद रखनी है। जैसे कि जो इसमें इंपॉर्टेंट कविता है, पहली कविता आपको नाम याद रखना है, जोहार। इस कविता संग्रह की पहली कविता कौन सी है? जोहार। दूसरी कविता है डहर बनाए चल रे, बनबोनेक बाघीन, सोवाइल झरना, बामा हाथ, मेढ़र मानुस, हेठमुड़िया,
भारत गान, अपसंस्कृति, ठीक है, करम परब, इसके अलावे फुनगिनी, सुरुजा रोटी, और इसकी आखिरी कविता एक आपको याद रखना है, जिंदगी की डहर। तो कुछ इंपॉर्टेंट कविता आपको याद रखनी है जहां से सवाल जो वो आपसे बार बार में पूछा जाता है ना, बार बार इन सवालों को पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिंझा तो है, फुनगिनी है और नागफनी है। ये तीनों कविताएं तो छपी हुई है, जबकि पियासल धरती की अगर बात करें तो यह कविता जो वो तातल और हिमाल पुस्तक में नहीं छपी हुई है, यानी शिवनाथ प्रामाणिक जी द्वारा नहीं लिखा गया है। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पियासल धरती। अगले सवाल पे आते हैं। करम परब कविता कौन किताबें छपल है? तो यह तातल और हिमाल पुस्तक में छपा हुआ है और इसको लिखा है शिवनाथ प्रामाणिक ने। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि गुमनमुहा शब्दें कौन समास आयल है? तो गुमनमुहा शब्दें, गुमनमुहा, इस प्रकार के सवाल आपसे जो वो खूब पूछा जाता है। खास करके समास से सवाल तो आपसे परीक्षा में जो वो भर भर के सवाल जो वो यहां से पूछे जाते हैं। इसमें से जब हम लोग बात करते हैं कर्मधारय समास की, तो कर्मधारय समास को पटतैरिया समास, है ना, पटतैरिया, ठीक है, पटतैरिया समास या तो फिर एक पुछिया समास, ये किसे कहा जाता है? कर्मधारय समास को, कर्मधारय समास को। तो इसका नाम आपको जरूर याद रखना है, यहां से सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं, जिसमें से गुमनमुहा, कुकुरमुहा, घोड़मुहा, मेंजुरपुछिया, हुड़कमुहा, हुंडरमुहा, है ना, जितने भी खरगदत्ता, खरगदत्ती, इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं ये सभी जो वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अड़सड़िया समास किसे कहा जाता है? तो ये द्वंद्व समास को कहा जाता है, ये द्वंद्व समास को कहा जाता है। अड़गाही समास किसे कहा जाता है? तो ये बहुब्रीहि समास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बहुब्रीहि समास को कहा जाता है। पिछवाड़ी समास किसे कहा जाता है? तो तत्पुरुष समास को कहा जाता है। किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास को कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे सवाल जो वो हो सकता है कि सवाल आपसे नाम से ही पूछ लिया जाए। एग्जाम्पल तो बाद में, पहले तो आपको नाम याद होने चाहिए कि किस समास को किस नाम से जाना जाता है। नानुपूर्वा समास नए समास को कहा जाता है, जिसमें से एक सवाल पूछा भी गया था, निमुहिया कैसा समास है, बेलुराहा कैसा समास है, 22.5 कैसा समास है, अकारथ कैसा समास है। तो ये सभी जो वो क्या है? नए समास के उदाहरण है। इसके अलावा एक अव्ययिक भाव के समास, एक अव्ययिक समास यानी अव्ययी भाव समास, उसके बारे में सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो कहीं से भी सवाल जो वो यहां से पूछा जा सकता है। इसका आंसर बता देते, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल पे आते हैं अगला। गोली छगरी के डिहराए दे, हिया गोली कौन रकम एक शब्द है? गोली यहां पे किस बात को बता रहा है? यहां पे किस चीज को बोध करवा रहा है यहां पे? तो बताते कि छगरी के बारे में बता रहा है, छगरी की विशेषता ही तो बता रहा है। छगरी क्या है? संज्ञा है, और छगरी के बारे में बता रहा है कि कैसी छगरी? गोली छगरी। तो ये विशेषता ही तो बतला रहा है, और जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? हम लोग विशेषण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पे। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। हम पढ़ रही वाक्य कौन काल कर प्रयोग करल गेल है? हम पढ़ रही वाक्य कौन काल कर प्रयोग भेल है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। इसका आंसर सही क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल, ताताताही वर्तमान काल, पूरा वर्तमान काल या अधपूर्वा वर्तमान काल? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट खोटा किंग ऑफिशियल पे आप जाएंगे, या तो फिर आप प्ले स्टोर से भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या वेबसाइट भी हमारा बन गया है खोटा किंग ऑफिशियल। जब आप सर्च करेंगे तो आपको वहां से भी मिल जाएगा। जब आप गूगल में भी सर्च करेंगे खोटा किंग ऑफिशियल, वहां से भी आप जा सकते हैं, या तो फिर प्ले स्टोर में हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं खोटा किंग ऑफिशियल के नाम से। या तो किसी तरह से अगर आप किसी पेड कोर्सेज के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9708305319 पे या 7070100319 पे। अभी जो वर्तमान में 2 कोर्सेज अभी हमारे पास में जो चल रहा है, सहायक आचार्य 1 to 5 का ये फाउंडेशन बैच आपको अभी मिल रहा है 499 रुपये में।
हालांकि उसका अभी 100 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। ओल्ड 100 करके एक अगर आप कूपन कोड डालते हैं तो ये अभी आपको मात्र 399 रुपया में मिल रहा है। तो आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में सहायक आचार्य 6 to 8 इसके लिए भी क्लासेस चल रहे हैं और यहाँ पे भी आपको 100 रुपीज का अभी डिस्काउंट चल रहा है। तो कूपन कोड जब आप डालेंगे OLD कैपिटल में डालेंगे OLD 100, ये डालते ही आपको 100 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और ये अभी आपको 399 रुपया में ये पूरा क्लासेस आपको मिल जाएगा, जिसमें से कंप्लीट वीडियो लेक्चर रहेगा सारे का टॉपिक वाइज और उसके MCQ रहेंगे। साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ में सभी का PDF वगैरह भी आपको प्रिंटेबल फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी के आप प्ले स्टोर से खोटा किंग ऑफिशियल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।